गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस चैप्टर का रिवीजन करेंगे वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बच्चों, इस चैप्टर से जो वेटेज है मार्क्स का वो 7 मार्क्स का है। यहाँ से 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो टोटल वेटेज यहाँ पे 7 मार्क्स का है। इस चैप्टर से 7 नंबर का वेटेज है, 7 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो देखिए, हम रिवीजन करते हैं इस चैप्टर का। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ ऐसे प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, फायदेमंद हो। वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया था? कार्ल इरेकी ने दिया था। एंड हर्बर्ट बोयर इज नोन एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन दी थी ईएफबी ने। ईएफबी का मतलब होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या कहा कि हम इंटीग्रेशन कर देते हैं नेचुरल साइंस को। जितनी भी हमारे पास नेचुरल साइंस की ब्रांचेज हैं उन सबको हम किसके ऊपर अप्लाई कर दें? सेल के ऊपर या ऑर्गेनिज्म के ऊपर या सेल के किसी हिस्से पे या मॉलिक्यूलर एनालॉग्स के ऊपर, ताकि हमें कोई अपने फायदे के प्रोडक्ट मिल सके और कोई सर्विस मिल सके। ये डेफिनेशन दी थी ईएफबी ने, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो ब्रांच है बच्चों, ये 2 सिद्धांतों के ऊपर निर्भर है। इसका जो पहला प्रिंसिपल है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए के साथ क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए या आरएनए को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, और उसका क्या इफेक्ट होगा वो सब डिस्कस करते हैं, अध्ययन करते हैं उसका। दूसरा है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग या स्टरलाइजेशन मेथड। ये वो सिद्धांत है जिसमें जो भी प्रोडक्ट हम प्राप्त कर रहे हैं उसका मीडियम वो जगह कंटामिनेशन फ्री हो, ताकि हमें मैक्सिमम हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है। सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? ये 2 साइंटिस्ट है, वन इज स्टेनले कोहन और दूसरे हैं हर्बर्ट बोयर। इन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। कैसे बनाया पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए? इन्होंने एक बैक्टीरियम लिया जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है। इस बैक्टीरियम के प्लाज्मिड के अंदर एक जीन प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इस जीन को इन्होंने यहाँ से क्या कर लिया? निकाल लिया। ठीक है। निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं? पहले वहां से जीन को कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से फ्रेगमेंट होगा, जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस होगी और डिजायर्ड सीक्वेंस हमारे पास आ गई। फिर हमने क्या ले लिया? यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया। इस वेक्टर के साथ इस वेक्टर को भी यहाँ से कट करेंगे हम, और इस जीन को क्या कर देंगे? इस जगह पे जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए हमारे पास जो एंजाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइगेज। तो ये हमारे पास क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस होस्ट सेल के अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। होस्ट सेल क्या है हमारे पास? इकोलाई। तो इस इकोलाई के अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ गया था। एआरजी का मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी थी एंटीबायोटिक्स के, वो इसमें भी क्या हो गई? डेवलप हो गई इकोलाई के अंदर। नॉर्मली इकोलाई के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होता है। तो ये स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने क्या किया था? सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के उसकी टेस्टिंग की थी। जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है या जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसके अंदर हमें किन किन टूल्स की जरूरत पड़ती है? ठीक है। जैसे एक टेलर को कपड़े स्टिच करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। मशीन चाहिए, धागा चाहिए, मार्कर चाहिए। तो उसी तरह हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, पॉलीमरेज एंजाइम की, लाइगेज की, वेक्टर की और होस्ट ऑर्गेनिज्म। इनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं किसके ऊपर? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई।
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज सबसे पहले 1963 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया था उसका नाम था हिंद सेकंड। और आज के दिन हमारे पास लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो हमने अप्रोक्सीमेटली 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियम से क्या किए, हमने आइसोलेट किए। ये एज पर एनसीईआरटी है, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर की बात आती है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का जो नेमिंग होता है वो किस तरह से होता है। जैसे हमने ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लिया जिसका नाम क्या है, इको R1। ये इको R1 हमने कहाँ से प्राप्त किया है, इकोलाई, इश्चेरिचिया कोलाई नाम का जो बैक्टीरियम है RY13। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में जो पहला लेटर होता है ई, दिस ई रिप्रेजेंट्स जीनस। ये क्या होता है, जीनस, जैसे इश्चेरिचिया। उसके बाद जो दो लेटर होते हैं दे रिप्रेजेंट स्पीशीज, कोलाई। उसके बाद जो तीसरा लेटर होता है आर, इट रिप्रेजेंट स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। जैसे आपने ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट में रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेन का नाम हो गया। उसके बाद जो नंबर है, ये नंबर क्या होता है, नंबर एक ऑर्डर होता है कि इस किसी बैक्टीरियम से ये वाला एंजाइम है वो कौन से नंबर पे आता है, पहले नंबर का आइसोलेशन है या दूसरे नंबर का आइसोलेशन है, ठीक है। तो दिस रोमन नंबर represents the order in which enzyme has been isolated from that particular bacterium, ठीक है भाई। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है, अगर हम इनको एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन वाली कैटेगरी में रख के देखें तो ये कौन सी क्लास में आते हैं, न्यूक्लियेसिस। क्योंकि ये एंजाइम्स किसके साथ खेलते हैं, किसको कट करते हैं, डीएनए। और हमारे पास दो टाइप है, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस कहाँ कट करता है डीएनए को, टर्मिनल एंड पर। कौन से एंड पर, टर्मिनल एंड पर। और भैया जो हमारे पास एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस कहाँ से कट करता है, इट कट द डीएनए फ्रॉम द मिडल पोर्शन, बीच में से कट करता है। कहाँ से कट करता है, बीच में से। तो ये दो कैटेगरीज है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। अब जो हमारे पास मेन एंजाइम है यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो होता है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो कौन सी सीक्वेंस को कट करता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो पहले डीएनए की सीक्वेंस में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। किसको, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। अब ये सवाल आता है बहुत बार कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होती है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स which reads same on the stand of DNA when the orientation of reading them is kept same। जैसे आप एक वर्ड है हमारे पास जिसको हम कहते हैं मैडम, इसको इस तरफ से पढ़िए और इस तरफ से पढ़िए, ठीक है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, सीक्वेंस सेम आएगी। तो इसी तरह जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, ठीक है। इस सीक्वेंस को पढ़िए 5' to 3' डायरेक्शन में, GAATTC, डायरेक्शन सेम रखिए, ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम। 5' to 3' में पढ़िए, अब फिर 5' to 3' में पढ़िए GAATTC, सेम आ रही है सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस क्या कहलाती है भाई, ये सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, पैलिंड्रोम। एनसीईआरटी बुक में एक वर्ड दिया मलयालम, नमन, मैडम, ये भी एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की तरह है। तो जो एंजाइम है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कहां से कट करेगा, इसको कट करेगा अवे फ्रॉम द मिडल पोर्शन। ये मिडल पोर्शन हो गया, अवे फ्रॉम द
मिडल पोर्शन बिटवीन द टू सेम बेस पेयर्स। तो G और A के बीच में काटेगा और यहाँ पे भी G और A के बीच में काटेगा। कौन सा एंजाइम है ये? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कौन सा है भाई? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो बच्चों पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की डेफिनेशन याद रखनी है आपको, ठीक है, और ये सीक्वेंस याद रखनी है। GAATTC गाटक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है। अब मान लीजिए हमें ये कहना है कि भाई दो डीएनए को हमें जोड़ना है। एक हमारे पास क्या है? वेक्टर डीएनए, और दूसरा डीएनए क्या है हमारे पास? फॉरेन डीएनए। वेक्टर डीएनए को फॉरेन डीएनए को जोड़ के हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो उससे पहले हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उनको कट करना पड़ेगा स्पेसिफिक साइट पर। वो स्पेसिफिक साइट या स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या कहलाती है? एक्सक्यूज मी। वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस कहलाती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे हमने ये वेक्टर डीएनए ले लिया। क्या ले लिया भाई? वेक्टर डीएनए। ये वेक्टर डीएनए है। इस वेक्टर डीएनए में क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आप देख पा रहे हैं, GAATTC। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको कहां से कट करेगा? यहां से कट करेगा, और इसको यहां से कट करेगा। जब ये यहाँ से कट होंगे तो ये सीक्वेंस निकल जाएगी, ये वाली सीक्वेंस भी क्या होगी? यहाँ से निकल जाएगी। ये हमारे पास फॉरेन डीएनए, जिसको इस वेक्टर के साथ लिंक करना है हमें। इसको भी कहाँ से काटेंगे? यहाँ से काटेंगे। और कहाँ से काटेंगे? यहाँ से काटेंगे। तो जब इसको यहाँ से कट करेंगे तो भैया ये वाली सीक्वेंस हट जाएगी यहाँ पे, ये वाली, और इधर से ये वाली चली जाएगी। ठीक। अब इन दोनों सीक्वेंस को कट करने के बाद हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्टिकी एंड्स। देखिए ये हटा दिया हमने यहाँ से, ये वाली सीक्वेंस यहाँ से क्या कर दी हमने? हटा दी। तो यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे बच गया ओवरहैंगिंग स्ट्रेच ऑफ डीएनए, सिंगल स्टैंड ओवरहैंगिंग स्ट्रेच ऑफ डीएनए, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टिकी एंड। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया? स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो गया। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया? स्टिकी एंड। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस हो गया? स्टिकी एंड। अब ये जो वेक्टर डीएनए है और फॉरेन डीएनए एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। देखिए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। ये तो था ये वाला GCTTA, ये वाली सीक्वेंस। ये वाली सीक्वेंस इसके साथ क्या हो जाएगा? ये क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, इसके साथ क्या हो गया? ये जुड़ गया। तो ये जो वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं जो ब्लैक कलर से है, ये तो किसका है भाई? वेक्टर डीएनए का। और ये वाला पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं रेड वाला, ये किसका है? फॉरेन डीएनए का। और दोनों आपस में क्या कर गए? कंबाइंड कर गए, और कंबाइंड करने के बाद क्या बन गया? यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन बच्चों याद रहे कि यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के लिए जो एंजाइम हम यूज करते हैं उसका नाम क्या है? लाइगेज। क्या है? लाइगेज। इसी चीज को आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ये डायग्राम दिया, ठीक है। वही सीक्वेंस है GATTC पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। इसको हमने क्या मान लिया? वेक्टर डीएनए। यहाँ पे GATTC सेम सीक्वेंस है, इसको हमने क्या मान लिया? फॉरेन डीएनए। यहाँ से रेस्ट्रिक्शन कट कर रहा है, यहाँ से रेस्ट्रिक्शन, यहाँ से कट कर रहा है, यहाँ से कट कर रहा है। कट करने के बाद में ये वाली सीक्वेंस चली गई, तो ये क्या बच गया? यहाँ पे स्टिकी एंड। क्या बच गया? ये स्टिकी एंड। यहाँ से वो सीक्वेंस निकल गई तो ये क्या बन गया? स्टिकी एंड। अब ये वाला स्टिकी एंड और ये वाला स्टिकी एंड, ये जो व्हाइट कलर से देख रहे हैं आप और ये जो ब्लैक कलर से स्टिकी एंड से, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? फिट हो जाएंगे। तो ये वाला स्टिकी एंड इस वाले स्टिकी एंड के अंदर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से दोनों जुड़ गए। और जोड़ने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए था उस एंजाइम का नाम क्या था? डीएनए लाइगेज। क्या था? डीएनए
लाइगेज। तो फाइनली हमारे पास क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ठीक है, तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं, व्हाट आर स्टिकी एंड्स। तो स्टिकी एंड्स की डेफिनेशन आप ठीक से एक बार याद कर लें और इस डायग्राम को एक बार रफली प्रैक्टिस कर लें। आगे बढ़ते हैं हम। आगे अगर मैं कहूं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर क्या स्टेप्स हैं, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या हम इसको एक और प्रोसेस कह सकते हैं, जीन की क्लोनिंग कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले तो हमने क्या ले लिया, फॉरेन डीएनए, मतलब जहां से हमें क्या करना है, अपना डिजायर्ड जीन निकालना है, लेना है, उस डीएनए को हमने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। ठीक है, उस डीएनए को आइसोलेट करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करो, उसके फ्रेगमेंट्स बनाओ, अगर वो जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस से उनको क्या कर लो, सेपरेट करो। तो ये फॉरेन डीएनए, तो ये क्या है हमारे पास, फॉरेन डीएनए। क्या है भैया हमारे पास, ये फॉरेन डीएनए। अब ये है हमारे पास वेक्टर, व्हाट इज दिस, दिस इज द वेक्टर। अब फॉरेन डीएनए को हमने क्या किया, फॉरेन डीएनए को हमने कट कर लिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फ्रेगमेंट हो गए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाले, और हमारा डिजायर्ड जीन मान लीजिए ये था, तो डिजायर्ड जीन हमने वहां से निकाल लिया। अब हम ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को भी यहां से कट कर दिया, किससे कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। इस डिजायर्ड जीन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लाइगेट कर दिया, और लाइगेट कर दिया तो भाई क्या बन गया ये हमारे पास, ये हमारे पास बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, हम एक सुटेबल होस्ट के अंदर डालेंगे। किसके अंदर डालेंगे, सुटेबल होस्ट के अंदर हमने इसको डाल दिया। तो होस्ट के अंदर डालते ही होस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जो प्रॉपर्टी ये जीन कैरी कर रहा है वो प्रॉपर्टी इस होस्ट के अंदर आ जाएगी। अब इस होस्ट का हम क्या करेंगे, किसी भी मीडियम के अंदर, बायोरिएक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, उसको ग्रो करेंगे। तो ये जो होस्ट है ये मल्टीप्लाई करेगा, और इस होस्ट के अंदर जो भी हमने डिजायर्ड जीन डाला है, वो डिजायर्ड जीन जो प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट की हमें क्या मिल जाएगी, मल्टीपल कॉपीज मिल जाएंगी। तो ये सारे क्या हैं, स्टेप्स हैं। दीज आर द स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, सिंपल सी बात है, डिजायर्ड जीन लिया, पहले तो उसको पूरे डीएनए को निकाला, उसमें से डिजायर्ड जीन लिया, वेक्टर लिया, दोनों को, डिजायर्ड जीन को, वेक्टर को जोड़ दिया, क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डाला, होस्ट को पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, उसके बाद उस होस्ट को हम सुटेबल मीडियम में या बायोरिएक्टर में ग्रो करेंगे और अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यहां से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। या तो सीधा ये डायग्राम दे देंगे, या इस डायग्राम से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस डायग्राम को पहले प्रैक्टिस करें। एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअल में क्या है, एगारोज क्या होती है, एक जेल होती है, ठीक है, जो हम एल्गी से प्राप्त करते हैं। सीवीड्स लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ग्रेसिलेरिया जेलिडियम नाम की एल्गी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं, जिससे डीएनए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या करता है, अपनी साइज के आधार पर सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये इस टेक्निक के लिए क्या किया हमने, सबसे पहले डीएनए लिया। क्या लिया हमने, डीएनए। डीएनए को किससे कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। जैसे ये हमारे पास डीएनए, हमने किसी सेल से डीएनए निकाल लिया, इस डीएनए को क्या कर दिया हमने, कट कर दिया। कट करने के बाद इस डीएनए के क्या हो गए, छोटे बड़े साइज के फ्रेगमेंट्स हो गए। क्या हो गए, छोटे बड़े साइज के फ्रेगमेंट्स। इन फ्रेगमेंट्स को हमने लोड कर दिया किसके अंदर, इन वेल्स के अंदर। ये वेल्स है 1 2 3 4। ठीक है, डीएनए को क्या कर दिया हमने, लोड कर दिया। लोड करने के बाद में इस पूरे सिस्टम को हम क्या करते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं ग्रे कलर की, यहाँ पे क्या फिल की हुई है? एगारोज जेल। ठीक है, क्या फिल की हुई है? एगारोज। तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स अपनी साइज के आधार पर क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो जेल होती है, इस जेल के अंदर क्या होता है? सीविंग इफेक्ट होता है। इस जेल के अंदर सीविंग इफेक्ट का मतलब होता है इस जेल के अंदर पोर्स होते हैं। तो अगर डीएनए के फ्रेगमेंट की साइज बड़ी है तो वो डीएनए का फ्रेगमेंट जेल में आगे नहीं जा पाएगा, पीछे रह जाएगा। और अगर डीएनए का फ्रेगमेंट स्मॉल साइज का है तो वो जेल में काफी दूर तक जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि जो डीएनए हमारे पास है, उस डीएनए पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और हमारे पास ये जो एंड है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, वो कैसा एंड है? पॉजिटिव। और ये कैसा एंड है भाई? नेगेटिव। तो डीएनए को हम यहाँ लोड कर रहे हैं, डीएनए पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो डीएनए किस तरफ भागेगा? पॉजिटिव एंड की तरफ। तो सवाल इस पे कैसा आता है? कई बार ये पूछ लिया जाता है कि एनोड पर कैसा चार्ज होता है? एनोड पर पॉजिटिव होता है। कैथोड पर कैसा होता है? नेगेटिव। फिर ये डायग्राम देके ये पूछ ले जाएंगे कि ये जो रेड कलर के बैंड दिखाई दे रहे हैं इस साइड वाले, ये बैंड क्या है? लार्ज साइज के हैं। ये बैंड क्या है? स्मॉल साइज के। अब ये भी पूछ लिया जाए कि स्मॉल साइज वाले, ये वाले जो बैंड है ये यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो आप बताएंगे कि जेल के अंदर डिफरेंट साइज के पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये डीएनए क्या होता है? अपनी साइज के आधार पर सेपरेट हो जाता है। क्या भाई? अच्छा, तो उसके बाद इसका जो पूरा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर क्या है इसके अंदर? कि हमने डीएनए लिया, फ्रेगमेंट्स कर दिए, वेल्स में डाल दिए, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स थे वो साइज के आधार पर क्या हो गए? सेपरेट हो गए। लेकिन ये बैंड्स हमें दिखेंगे कब? ये बैंड्स हमें दिखेंगे जब जब हम क्या करेंगे? इस जेल को स्टेन करते हैं। क्या करते हैं? इसको। और स्टेनिंग के लिए जो हम मटेरियल यूज करते हैं उसका नाम होता है ETBr। क्या नाम होता है? इथिडियम ब्रोमाइड। कौन सी स्टेन यूज करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड, जो कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसर कॉज करती है, लेकिन फिर भी हम यूज करते हैं क्योंकि उसके बिना, उस स्टेन को यूज किए बिना हमें डीएनए के जो बैंड्स है वो नजर नहीं आएंगे। तो हम इस एगारोज जेल को ETBr से क्या करते हैं? स्टेन करते हैं। उसके बाद हम इसको यूवी रेज से, कौन सी रेज से? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं। तो ये बैंड्स हमें ऑरेंज कलर के नजर आते हैं। इसके नजर कैसे कलर के नजर आते हैं? ऑरेंज कलर के हमें नजर आते हैं। और जो हमारा डिजायर्ड, मान लीजिए हमारा फ्रेगमेंट ये वाला है, ये हमें चाहिए, तो हम इसको यहाँ से क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इल्यूशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? ठीक है भाई। तो एगारोल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले टेक्निक को ठीक से पढ़ना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं हम। क्लोनिंग वेक्टर्स। जीन क्लोन करने के लिए हमें किन किन वेक्टर्स की मदद लेनी पड़ती है? बहुत सारे वेक्टर्स अवेलेबल हैं बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन एज पर एनसीईआरटी हमारे पास प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड पाया जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये प्लाज्मिड है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होता है। ये तो सेल का क्रोमोजोमल डीएनए है। दिस वन इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, डबल स्टैंडर्ड है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। एसआर का मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। तो ये हो गया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को हम वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास है बैक्टीरियोफेज, जो एक्चुअल में क्या होता है? वायरस। क्या होता है? वायरस। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास वायरस है, जो किसी भी होस्ट सेल के अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट
क्या कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है। इन दोनों में अगर मैं कॉपी नंबर की बात करूं तो कॉपी नंबर हाई होता है बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज की कॉपी नंबर क्या होती है, बहुत हाई होती है। जैसे ये बैक्टीरियोफेज जब इस इकोलाई सेल के अंदर क्या करेगा, अपना डीएनए इंसर्ट करेगा, तो इसके अंदर इस वायरस की बहुत ज्यादा कॉपीज बन जाती है। कॉपी नंबर का मतलब होता है कोई भी वेक्टर किसी होस्ट के अंदर अपनी कितनी डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है। तो इस मामले में जो बैक्टीरियोफेज होता है उसकी कॉपी नंबर ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, प्लाज्मिड के कंपैरिजन। ये इस अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीबीआर 322 ये एक वेक्टर है। पीबीआर 322 इज ए वेक्टर। ये वेक्टर था, ये सबसे पहला आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, सबसे पहले आर्टिफिशियली इसको बनाया गया था इन द ईयर 1977 में। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बोलीवर, दूसरे का नाम था रोड्रिगेज। इनके नाम के आधार पर इसको क्या किया गया, नेमिंग किया गया। पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, बी स्टैंड फॉर बोलीवर, आर स्टैंड फॉर रोड्रिगेज, जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। 322 इज नंबर, ये स्पेसिफिक नंबर होता है, ठीक है, जो इस प्लाज्मिड को दिया गया है। तो बच्चों पीबीआर का जो डायग्राम है उसको बहुत अच्छे से एक दो बार आप प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। या तो सीधा डायग्राम बनवा सकते हैं आपसे, या डायग्राम देके इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स के बारे में पूछ सकते हैं, या और कोई डिटेल आपसे मांग सकते हैं। देखिए ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे ये क्या है, दीज आर द रेस्ट्रिक्शन साइट्स, CLA फर्स्ट, ये रेस्ट्रिक्शन साइट है। मतलब यहाँ पे वो सीक्वेंस है जहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर सकता है, कट कर सकता है। CLA फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आ गई हिंद थर्ड, क्या आ गई, हिंद थर्ड, ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। उसके बाद उधर है इको R1, फिर यहाँ पे आ जाते हैं BAMS फर्स्ट, उसके बाद SAL फर्स्ट, ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। नेक्स्ट की बात करूं मैं, अच्छा यहाँ पे बच्चों ये जो है TTR, ये होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या होता है ये, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है, जो इस सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये है हमारे पास ROP। ROP का मतलब होता है रीजन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ROP का मतलब क्या होता है, रीजन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वो होती है PVU सेकेंड। यहाँ पे है हमारे पास ORI। ORI का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो जगह है जहाँ पे हम अपना फॉरेन जीन लाइगेट करते हैं, और ये वो जगह भी है जो कॉपी नंबर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ये प्लाज्मिड अपनी कितनी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा उसको भी ये ORI जो है क्या करती है, कंट्रोल करती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद ये रेस्ट्रिक्शन साइट हो गई SAL एंड PVU बस। यहाँ पे ये पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं AMPR, ठीक है। तो ये आप जो भी देख पा रहे हैं CLA फर्स्ट, these all are known as restriction sites। क्या बोलते हैं इनको हम, these are known as रेस्ट्रिक्शन साइट्स कहते हैं हम इनको। AMPR TTR किसको रिप्रेजेंट करता है, दीज आर नोन एज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दीज आर नोन एज सेलेक्टेबल मार्कर। क्या है भाई, सेलेक्टेबल मार्कर्स। ORI का मतलब क्या है यहाँ पे, ORI इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ROP क्या है भाई, ROP इज रीजन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इस प्लाज्मिड को अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए
वो ये रीजन बनाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई भी एक सक्सेसफुल वेक्टर होता है, उस वेक्टर के अंदर ऐसी कौन सी खास बातें होनी चाहिए जो उसको सक्सेसफुल बनाती है? तो हमारे पास जो पहला उसके अंदर कैरेक्टर होना चाहिए, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ORI। तो जैसा हमने PBR में पढ़ा, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट था, ये सीक्वेंस प्रेजेंट थी ORI, जिसको हमने क्या कहा था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो किसी भी वेक्टर के अंदर ORI प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि ORI वो जगह है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने डिजायर्ड जीन को क्या करते हैं, लिंक करते हैं। और ORI एक्चुअल में क्या करती है, कॉपी नंबर को कंट्रोल करती है। क्या करती है, कॉपी नंबर को कंट्रोल करती है। दूसरी बात, उस वेक्टर के अंदर सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर्स का क्या काम है, दे हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये जो सेलेक्टेबल मार्कर्स है जो आपने यहाँ पे PBR के अंदर देखे थे, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन और दूसरा कौन सा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये जीन क्या करते हैं कि कौन सा होस्ट ट्रांसफॉर्म हो गया है और कौन सा होस्ट ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, ये हमें क्या करते हैं, बताते हैं। और अगर हमारा होस्ट ट्रांसफॉर्म हो गया है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और फर्दर का प्रोसेस करेंगे, और जो नहीं हुआ है उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स का ये फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दे हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, उसके बाद एक सक्सेसफुल वेक्टर के अंदर क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। ये जो अभी अभी आपने देखी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी, इको R1, यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी, CLA फर्स्ट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी, हिंद थर्ड, यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी, BAMH फर्स्ट। ये सारी जो थी ये क्या थी, क्लोनिंग साइट्स। क्या थी भाई, क्लोनिंग साइट। यहां से एक सवाल आता है कि एक वेक्टर के अंदर किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक से ज्यादा मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए भाई, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि यहां पे भी क्या प्रेजेंट है, इको R1, ठीक है, और मैं कहता हूं कि यहां पे भी क्या प्रेजेंट है, यहां पे भी प्रेजेंट है इको R1। ठीक है, तो जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, इस वेक्टर को यहां से भी कट करेगा और यहां से भी कट करेगा। ठीक, मान लीजिए मैं कहता हूं यहां पे भी प्रेजेंट है इको R1, मान लेते हैं, तो वो उसको यहां से भी कट करेगा। तो इस वेक्टर के क्या हो जाएंगे, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। इसके क्या हो जाएंगे, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स। और अब हमें जीन यहाँ पे लाइगेट करें या यहाँ पे करें या यहाँ पे करें, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल आता है कि वाई देयर शुड नॉट बी मल्टीपल क्लोनिंग साइट फॉर ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्योंकि अगर मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट्स हैं उस वेक्टर के अंदर, तो उस वेक्टर के क्या हो जाएंगे, मल्टीपल फ्रेगमेंट हो जाएंगे, और जो हमारे पास जीन क्लोनिंग का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन दी हुई है, इस लाइन को अच्छे से याद कर लेना। एक सक्सेसफुल वेक्टर में इन तीन चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। अब बात आती है
जैसा मैं आपको बता रहा था कि भाई ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से कैसे हम अलग करते हैं, उसका एक प्रोसीजर है। हम क्या करते हैं, हमें पता चला है, हमें ये पता करना है कि ये जो बैक्टीरियम है ये ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं है, रिकॉम्बिनेशन इसमें हुई या नहीं है, वो सब चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इसको, क्योंकि हमें मालूम है कि एम जो पीबीआर है उसमें दो रेस्ट्रिक्शन, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स हैं, एक तो एएमपीआर, दूसरी कौन सी है, टीटीआर। अगर हम जीन टीटीआर वाली साइट पे लाइगेट कर रहे हैं या जीन हम एएमपीआर वाली साइट पे लाइगेट कर रहे हैं, तो वो जीन वहां पे लाइगेट हुआ है या नहीं है, उस चीज को चेक करने के लिए हम बैक्टीरियम की कॉलोनी को कहाँ पे ग्रो करते हैं, एम्पेसिलिन मीडियम में। जब हम एम्पेसिलिन मीडियम के अंदर ग्रो करते हैं तो हम पा रहे हैं कि बैक्टीरियम की कॉलोनीज वहां पे बन रही है, तो इसका मतलब एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन अभी वहां पे प्रेजेंट है। इसका मतलब जो जीन हम उस साइट पर, कौन सी साइट पर, जहां पे प्रेजेंट था SAL फर्स्ट एंड PVU फर्स्ट, वहां पे लाइगेट नहीं हुआ। फिर हम क्या कर रहे हैं, इन बैक्टीरियम्स को निकाल के, यहाँ से बैक्टीरियम की जो कॉलोनी है इनको निकाल के हम कौन से मीडियम में ट्रांसफर कर रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन में। टेट्रासाइक्लिन में जब हमने ट्रांसफर किया तो हमने देखा कि ये बैक्टीरियम ग्रो ही नहीं कर पाए। इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन वाली जो सीक्वेंस है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाली जो सीक्वेंस है, वहां पे हमारा जीन क्या हो गया है, लाइगेट हो गया है। और लाइगेट हो गया है तो ये बैक्टीरियम क्या होगा भाई, दिस विल बी नोन एज रिकॉम्बिनेंट। कौन सा हो गया, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो ये जो एम्पेसिलिन है ये हमें बता रहा है कि ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, और ये हमें बता रहा है कि रिकॉम्बिनेंट हुआ है या नहीं हुआ। दूसरे केस में अगर हम देखें, दूसरे केस में क्या किया भाई, हमने कौन से मीडियम में ग्रो किया, एम्पेसिलिन में। एम्पेसिलिन में देखा ग्रो कर रहे हैं, उसके बाद एम्पेसिलिन से कौन से मीडियम में ले आए, टेट्रासाइक्लिन में। टेट्रासाइक्लिन में देखा इसमें भी ग्रो कर रहा है, यहाँ पे तो टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो कर रहा है और एम्पेसिलिन में। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये जो बैक्टीरियम है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि ये इस मीडियम में भी कोई असर नहीं हो रहा है और इस मीडियम के अंदर भी असर नहीं हो रहा, तो ना तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाले पे लाइगेट हुआ है और ना ही एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट वाले पे लाइगेट हुआ है, तो दिस इज नोन एज नॉन रिकॉम्बिनेंट। देखिए ये प्रोसेस क्या है, बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, हेक्टिक प्रोसेस है। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें ये चेक करने के लिए कि बैक्टीरियम जो है वो रिकॉम्बिनेंट हुआ है या नहीं हुआ, पहले कौन से मीडियम में ग्रो करेंगे, एम्पेसिलिन में, वहां से निकाल के किस में करेंगे, टेट्रासाइक्लिन में। तो ये बड़ा ही कंबरसम प्रोसेस है एज पर एनसीईआरटी। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए हमारे पास एक नई टेक्निक है जिसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर या 3 नंबर में। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ये कौन सी टेक्निक है, ये वो टेक्निक है वेयर इंसर्टिंग ए फॉरेन जीन फ्रेगमेंट इनटू ए स्पेसिफिक साइट विद इन ए जीन। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक कोई स्पेसिफिक जीन है, दिस इज ए स्पेसिफिक, हमने क्या ले लिया भाई, हमने कोई एक, लेट अस सपोज दैट हमने ले लिया कोई एक जीन, फॉरेन जीन है। कौन सा जीन है ये, फॉरेन जीन। हम इस जीन को हमने मान लिया LAC-Z। क्या मान लिया, LAC-Z। अब जब हम फॉरेन जीन को क्या करते हैं, इस LAC-Z की स्पेसिफिक सीक्वेंस में, मान लीजिए जीन यहाँ पे आके इंसर्ट हो गया, कौन सी सीक्वेंस में इंसर्ट हो गया, Z। तो ये जीन जो एंजाइम बना रहा था वो एंजाइम यहाँ पे नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इस फॉरेन जीन के, FG का मतलब फॉरेन जीन के, इस जीन की स्पेसिफिक सीक्वेंस पर अटैच होने की वजह से ये लैक जीन क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, या क्या हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। तो इसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता क्या है।
अब यहाँ से जो सवाल आता है बोर्ड एग्जाम्स में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल, और सवाल ये है कि व्हाई द सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज is considered a better selectable marker as compared to AMPR and TTR। जो आपने यहाँ पे पढ़े थे ना PBR के अंदर, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है TTR और ये क्या है AMPR। इन सेलेक्टेबल मार्कर्स के कंपैरिजन में ये जो सीक्वेंस है बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली सीक्वेंस, ये बेटर सेलेक्टेबल मार्कर, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ा लंबा प्रोसेस खींचता है, पहले एम्पिसिलिन में ग्रो करो फिर टेट्रासाइक्लिन में। ये सीधा ही सीधा बता देगा कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ। देखिए कैसे बताएगा ये। हम क्या करेंगे, हम एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वो मटेरियल होता है जिसमें रिएक्शन होते ही उसका कलर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? कलर चेंज हो जाता है। तो इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में हमने कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो किया। ये हमारे पास क्या है? बैक्टीरियल कॉलोनी। ठीक है, बैक्टीरियल कॉलोनी को ग्रो करने के बाद हमने क्या देखा कि कुछ कॉलोनीज हैं उनका कलर कैसा है भाई? व्हाइट है। कुछ कॉलोनीज है उनका कलर कैसा है? ब्लू है। तो कई बार क्वेश्चन ब्लू व्हाइट सिलेक्शन कह के भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। तो जिन बैक्टीरियम के अंदर, जिस बैक्टीरिया के अंदर क्या हो चुका है? रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, डिजायर्ड जीन, इसके अंदर जो प्लाज्मिड था, इस बैक्टीरियम के अंदर जो प्लाज्मिड था, उसमें हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो इंसर्ट हो चुका है। वो क्या हो चुका है? इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, और वो सीक्वेंस कौन सी थी? लैक्जेड। और आपने लैकोप्रोन वाले में पढ़ा है कि लैक्जेड क्या बनाता है? लैक्जेड बनाता है कौन सा एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो लैक्जेड वाली सीक्वेंस में हमारा फॉरेन जीन क्या हो चुका है? इंसर्ट हो चुका है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वहां पे हो चुका है। ठीक है, तो वो जीन जब इनएक्टिव हो गया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं होगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब इन कॉलोनीज के अंदर जो प्लाज्मिड है, दैट प्लाज्मिड डू नॉट हैव इंसर्ट। इसके अंदर इंसर्शन नहीं हुआ है। इंसर्शन नहीं हुआ है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन रहा है तो वो एंजाइम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पे अपना एक्शन करेगा तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में लाइन लिखी हुई है, इफ द प्लाज्मिड हैव इंसर्ट, इफ द प्लाज्मिड डू नॉट हैव इंसर्ट, इफ द प्लाज्मिड हैव इंसर्ट then the white color colonies will appear, that is known as recombinant. If the plasmid do not have insert, blue color colonies will be produced and that is non-recombinant. ठीक है, इस पे सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है? आपको कोई डायग्राम दे दिया, उस डायग्राम के अंदर आपसे ये पूछ लिया गया कि बताइए ये रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट। जैसे कोई भी इस तरह की पेट्री प्लेट बना दी, उसमें दो कलर दे दिए, एक डार्क कलर दे दिया और एक व्हाइट कलर दे दिया। तो व्हाइट कलर वाली क्या कहलाएगी भाई? रिकॉम्बिनेंट। और ब्लू कलर वाली क्या कहलाएगी? ठीक है, सीक्वेंस लैक्जेड वाली थी, एंजाइम का नाम क्या था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसको रिपोर्टर जीन्स भी कहते हैं, रिपोर्टर जीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक से एज पर एनसीईआरटी में जो लाइन दे रखी है उनको याद कर लेना, एक दो बार लिख के देख लेना। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद क्या है भाई हमारे पास, उसके बाद ये है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में सवाल आ सकता है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। हम जीन क्लोनिंग के लिए, अगर हमें जीन क्लोनिंग प्लांट में करनी है, एनिमल में करनी है, तो हम कौन से वेक्टर्स यूज करते हैं? सबसे पहले मैं प्लांट की बात करता हूँ। प्लांट के अंदर जो बैक्टीरियम हम यूज करते हैं, उस बैक्टीरियम का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। लिख के देख लेना इसको 5 बार 10 बार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, ये एक बैक्टीरियम है, ये इसका अपना डीएनए है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर पाया जाता है टीआई प्लाज्मिड। क्या पाया जाता है? टीआई प्लाज्मिड। कई बार सवाल यहां से भी आता है, व्हाट इज टीआई प्लाज्मिड? टीआई प्लाज्मिड का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ टीआई प्लाज्मिड? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड के अंदर एक सीक्वेंस पाई जाती है जिसको हम कहते हैं टीडीएनए, ट्यूमर इंड्यूसिंग सीक्वेंस। क्या कहते हैं? ट्यूमर इंड्यूसिंग सीक्वेंस। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है, ये एक्चुअल में डाइकोट प्लांट्स का पैथोजन है। कौन से प्लांट का पैथोजन है? डाइकोट प्लांट। जब ये डाइकोट प्लांट्स पे अटैक करता है तो इसका जो टीआई प्लाज्मिड है, उसके अंदर से जो ये टी डीएनए वाली सीक्वेंस है, इस टी डीएनए सीक्वेंस को ये किसके अंदर छोड़ देता है? प्लांट के अंदर। और जो प्लांट सेल है वो क्या हो जाती है? कैंसरस। प्लांट सेल कैसी हो जाएगी? कैंसरस। और प्लांट सेल कैंसरस होने के बाद में वो क्या प्रोड्यूस करती है? केमिकल्स। वो केमिकल्स ये बैक्टीरियम अपने सर्वाइवल के लिए क्या करता है? यूज करता है। ठीक है भाई, तो हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर एक सीक्वेंस है जिसको हम क्या कह रहे हैं? टीडीएनए। और ये हार्मफुल है क्योंकि ये प्लांट के अंदर क्या कर रही है? कैंसर कर रही है। तो हमने क्या कर लिया, इस टीआई प्लाज्मिड का, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का, ये वाली जो टी डीएनए वाली सीक्वेंस इसको हटा दिया आप, तो ये क्या हो गया? नॉन हार्मफुल हो गया। और इसकी जगह हम अपनी डिजायर्ड सीक्वेंस डाल देंगे, और डिजायर्ड सीक्वेंस डाल के किसी भी प्लांट के ऊपर अटैक करवा देंगे। और जब प्लांट पे अटैक होगा तो हमारा डिजायर्ड जीन वहां पे क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से सवाल किस तरह से आता है? सवाल ये आता है कि हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। सवाल पूछा जाता है, व्हाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इन केस ऑफ प्लांट्स? क्योंकि ये हमारे डिजायर्ड जीन को प्लांट सेल के अंदर क्या कर सकता है? इंसर्ट कर सकता है। ठीक है भाई। उसके अलावा सवाल आ सकता है, व्हाट इज टीआई प्लाज्मिड? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। कहाँ पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में। इस टीआई प्लाज्मिड का क्या रोल है? इस तरह से भी इसमें 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन बन सकता है। एनिमल्स के केस में जो क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं वो होते हैं भैया हमारे पास रिट्रोवायरस। क्या होते हैं वो? रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस के बारे में आपने सुना है कि वो वायरस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। ये नॉर्मल एनिमल सेल को क्या कर देते हैं? कैंसरस सेल में तब्दील कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन रिट्रोवायरस को पहले हम बना लेते हैं डिसआर्म। डिसआर्म का मतलब उनको हम हार्मफुल से क्या बना लेते हैं? नॉन हार्मफुल। उन सीक्वेंस को वहां से हटा देते हैं जिसकी वजह से नॉर्मल सेल कैंसर्स में कन्वर्ट होती है, और वहां पे हमारा डिजायर्ड जीन डाल के उसको फिर एनिमल सेल पे अटैक करवाते हैं। तो एनिमल सेल के अंदर वो डिजायर्ड जीन क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। रिट्रोवायरस यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें क्या करना है? होस्ट में इंसर्ट करना है। तो होस्ट को पहले क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। जैसे किसी छोटे बच्चे को दवाई देनी है, उस बच्चे को पता है दवाई कड़वी है, तो उस बच्चे को हम क्या करते हैं? थोड़ा सा
चॉकलेट की लालच देके या टॉफी की लालच देके उस बच्चे को कॉम्पिटेंट बनाते हैं कि बेटा ये एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। तो सिमिलरली हमारे पास ये क्या है, एक होस्ट है। इस होस्ट के अंदर हमें क्या डालना है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना है। डीएनए कैसा होता है, डीएनए इज, नेचर में डीएनए कैसा, हाइड्रोफिलिक, और मेम्ब्रेन होती है दैट इज लिपिड बाइलेयर। तो डीएनए हाइड्रोफिलिक होने की वजह से बड़ा आसानी से इस सेल के अंदर क्या नहीं कर सकता, एंटर नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस सेल को एक प्रोसीजर के थ्रू क्या करना पड़ता है, गुजारना पड़ता है, ताकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमारे पास है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बड़ा आसानी से इस सेल के अंदर एंटर कर जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सेल को, जो हमारी होस्ट सेल है, इस सेल को हम कैल्शियम आयन की एक सुटेबल कंसंट्रेशन से ट्रीट करेंगे। कैल्शियम आयन क्या करेगा, इस सेल के अंदर जो इसकी सेल वॉल है या मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो पोर्स हैं उनकी साइज को एनहांस कर देगा, बढ़ा देगा। पहला बात, ट्रीटिंग विद सुटेबल कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। दूसरा क्या करेंगे, हम इस सेल को और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या कर देंगे, इंक्यूबेट कर देंगे विद आइस। इंक्यूबेटिंग द सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन, मतलब इसको और इसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को और होस्ट सेल्स को हम लो टेम्परेचर पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे। तो बहुत लो टेम्परेचर पर रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हीट शॉक ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद क्या करेंगे भाई, हम जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए और सेल है उसको बहुत ब्रीफली हम हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 42 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम हीट शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट शॉक। और थोड़ा सा हीट देके वापिस हम इसको फिर किस पे ले आते हैं, लो टेम्परेचर पे ले आते हैं, जिसको हम हीट शॉक ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। और ऐसा करने से ये जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस सेल के अंदर क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। क्या कर जाएगा भाई, एंटर कर जाएगा। तो ये तरीका है जिस तरीके से हम क्या करते हैं, सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं कि भाई आप होस्ट हो, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपको अंदर लेना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें डीएनए, दूसरे तरीके कौन से हैं, दूसरे तरीके कौन से हैं जिनकी मदद से हम डीएनए को इंसर्ट करते हैं। एक आता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन हम एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको एक बहुत ही, माइक्रो का मतलब होता है बहुत फाइन नीडल, उसकी मदद से सीधा सीधा एनिमल सेल के न्यूक्लियस में ही उसको क्या कर देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल देते हैं। दैट इज कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। उसके बाद इस पे भी कई बार सवाल आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जीन गन या बायोलिस्टिक। क्या कहते हैं भाई, जीन गन या बायोलिस्टिक। जीन गन या बायोलिस्टिक में क्या करते हैं कि जो भी प्लांट सेल है, प्लांट सेल में हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसके साथ टैग कर देते हैं, गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल के साथ। गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल के साथ डीएनए को क्या कर दिया, हमने अटैच कर दिया। और फिर उस गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड से हमने बम्बार्ड किया। क्या किया, बम्बार्ड करते हैं तो ये गोल्ड और टंगस्टन के जो पार्टिकल्स हैं वो तो स्क्रीन पर वहीं रुक जाते हैं, और जो डीएनए है वो किसके अंदर चला जाएगा, प्लांट सेल के अंदर। किसके अंदर, प्लांट सेल का। तो ये याद रखना, जीन किसी सेल में क्या करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हम एक गन यूज करते हैं जिसको जीन गन कहते हैं। ठीक है, कई बार एक नंबर में ये सवाल पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में, या 2 नंबर में आ सकता है। डीएनए को किसी सेल से कैसे निकालना है हमें, हाउ डीएनए इज आइसोलेटेड, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, हाउ डीएनए इज आइसोलेटेड। अब ये हमें देखना है कि वो सेल कौन सी है, वेदर इट इज ए बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल या फंगल सेल। अगर कोई बैक्टीरियल सेल है तो उसकी सेल वॉल को तोड़ने के लिए हमें लाइसोजाइम चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, तो सेलुलोज चाहिए, क्योंकि उसकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, सेलुलोज से बनी है। अगर कोई फंगल सेल है
तो उसको हमें तोड़ने के लिए कौन सा चाहिए, काइटिनेज, क्योंकि फंगल सेल काइटिन से बनी होती है। ठीक है, अब मान लीजिए जर्नल हमने सेल मान ली, इस सेल के अंदर डीएनए तो अंदर है, चलो वाल भी तोड़ ली हमने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तोड़ ली, लेकिन जो डीएनए होता है वो बहुत सारी चीजों से जुड़ा होता है, जैसे आरएनए हो सकता है इसके साथ एसोसिएटेड, प्रोटीन हो सकती है इसके साथ, फैट हो सकती है इसके साथ, और कार्बोहाइड्रेट हो सकता है इसके साथ। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, खाली डीएनए चाहिए, प्योर डीएनए चाहिए हमें। तो पहले तो जिस सेल से डीएनए निकालने उसकी वाल तोड़ेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक करेंगे, फिर डीएनए के साथ जो भी अनावश्यक चीजें जुड़ी है उनको हम हटा देंगे। अनावश्यक चीजें डीएनए के साथ क्या जुड़ी हो सकती हैं, जैसे अगर डीएनए के साथ क्या जुड़ी हुई है, आरएनए, तो आरएनए को हटाने के लिए हम राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज करेंगे, और अगर प्रोटीन है तो प्रोटीएजेज एंजाइम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आरएनए हटा दिया, प्रोटीन हटा दिया, कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट यूज करेंगे। फिर उस प्योर डीएनए को जो अब सब चीज़ों से अलग हो गया है उसको हम किस में छोड़ देंगे, फिल्ड इथेनॉल में, ठंडे इथेनॉल में, जिससे वो डीएनए क्या हो जाता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है। ये डीएनए क्या हो गया, आप देख पा रहे हैं, डीएनए क्या हो गया, प्रिसिपिटेट हो गया, और ये हमें धागों के रूप में, पतले पतले धागों के रूप में क्या होता है, दिखाई पड़ता है, जो खाली डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए को हम, एक मेथड होता है जिसको स्पूलिंग कहते हैं, उससे हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। स्पूलिंग से हम डीएनए को क्या करते हैं भैया, ये देखिए डीएनए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे निकाल लिया। एक रिंग टाइप का होता है जिससे डीएनए क्या होता है, बाहर आ जाता है थ्रेड के रूप में इसके साथ अटैच होके। तो इस तरह से हम डीएनए को क्या करते हैं, किसी सेल से आइसोलेट करते हैं, राइट। उसके बाद इस अध्याय का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है भाई, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीआर की जो टेक्निक है वो कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, कैरी मुलिस। पीसीआर है क्या, किसी भी डिजायर्ड जीन की क्या बनाना, मल्टीपल कॉपीज बनाना इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द लिविंग सेल, मींस लेबोरेटरी के अंदर। इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये तो होगी पीसीआर की डेफिनेशन। पीसीआर के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो पड़ती है हमें प्राइमर की। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, केमिकली सिंथेसाइज्ड एक छोटा सा सेगमेंट होता है डीएनए का, मिड, ना तो छोटा और ना बड़ा, बीच साइज का क्या होता है एक हमारे पास सीक्वेंस है डीएनए की। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है एंजाइम, जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। क्या कहते हैं भाई, डीएनए पॉलीमरेज, इट इज आल्सो नोन एज टैग पॉलीमरेज। क्या कहते हैं इसको, टैग पॉलीमरेज। इस एंजाइम की बड़ी खास बात होती है क्योंकि पीसीआर में टेम्परेचर बड़ा हाई रहता है, तो ये एंजाइम हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस एंजाइम को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इस बैक्टीरियम का नाम याद रखना आपको, थर्मस एक्वाटिकस। क्या नाम है भाई इसका, थर्मस एक्वाटिकस। ये क्या करता है, प्राइमर की लेंथ को एक्सटेंड करता है, जो हम प्रोसेस के अंदर देखेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या है, प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज। तो देखिए इसका प्रोसेस, देखिए इस डायग्राम को प्रैक्टिस करना है अच्छे से। हाँ, ये हमारे पास है डीएनए का स्टैंड, 5' to 3' 3' to 5'। ये डीएनए के दोनों स्टैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है, बंधे हुए हैं। और जो आप रेड कलर से देख पा रहे हैं यहां से यहां तक, इस सीक्वेंस की हमें क्या बनानी है, मल्टीपल कॉपीज बनानी है, हमें इसकी बिलियंस कॉपी बनानी है। तो सबसे पहला जो पीसीआर के अंदर स्टेप होता है वो स्टेप क्या होता है, डीनेचुरेशन। कौन सा स्टेप होता है भैया, डीनेचुरेशन। दिस इज द स्टेप नंबर 1। डायग्राम बहुत अच्छे से याद करना है प्रैक्टिस करके। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन का मतलब जो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको हम
94 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। हो गया, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए भाई, अलग हो गए। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप जो होता है उसको हम कहते हैं एनीलिंग। दूसरे स्टेप को क्या कहेंगे हम, एनीलिंग कहेंगे। एनीलिंग स्टेप में एनील, एनील का मतलब होता है जोड़ना। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, प्राइमर। ये प्राइमर जो हमने आर्टिफिशियली बना लिया है, उस प्राइमर को क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ दिया, एक इस एंड पे जोड़ दिया, दूसरा प्राइमर जुड़ गया इस एंड पर। और ये प्रोसेस क्या कहलाया, ये प्रोसेस कहलाया प्रोसेस नंबर सेकंड, दैट इज नोन एज एनीलिंग। क्या कहते हैं इस स्टेप को, एनीलिंग कहते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, 40 to 60 डिग्री, क्योंकि प्राइमर को जोड़ने के लिए टेम्परेचर को नीचे लाना पड़ेगा। अच्छा भैया, उसके बाद जो स्टेप नंबर थर्ड है, स्टेप नंबर क्या है, थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड जो होता है उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। क्या कहते हैं उसको, एक्सटेंशन। स्टेप नंबर जो थर्ड एक्सटेंशन है, उसके लिए जो टेम्परेचर की रेंज है वो 72 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो होगा क्या एक्सटेंशन के अंदर, ये हमने जो प्राइमर यहाँ पे जोड़ा था, हमने जो प्राइमर यहाँ पे जोड़ा था, ये प्राइमर क्या करेगा, एक्सटेंड होता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि पॉलीमराइजेशन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होता है, 5' to 3'। तो इस प्राइमर की लेंथ बढ़ती जाएगी आगे की तरफ। और ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा ये वाला एंजाइम जिसको हम कह रहे हैं टैग पॉलीमरेज। क्या कह रहे हैं, इनको उठाएगा टैग पॉलीमरेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को, और इस चेन को एक्सटेंड करता हुआ जाएगा। देखिए हो गई एक्सटेंड, ये एक्सटेंड हो गया ये। इसी तरह हमारे पास ये दूसरा स्टैंड था, दूसरे स्टैंड पर भी क्या हो गया, प्राइमर एक्सटेंड हो गया 5' to, ये वाला इस दिशा में एक्सटेंड हो गया, ये वाला इस दिशा में एक्सटेंड हो गया। इसको एक्सटेंड किसने किया, टैग पॉलीमरेज ने। ठीक है, तो इस सीक्वेंस की, ये थी हमारे पास डिजायर्ड सीक्वेंस। इस डिजायर्ड सीक्वेंस की कितनी कॉपी बन गई हमारे पास, 2। कितनी कॉपी बन गई, 2। और अगर यही साइकिल हम बार बार रिपीट करें, अगर 30 साइकिल्स, ये जो हमारे पास डीएनए के 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, अगर इनको हम फर्दर प्रोसीड करें तो हमारे पास डीएनए की इस डिजायर्ड सीक्वेंस की बिलियंस कॉपी बन जाएंगे। क्या बन जाएगी, बिलियंस कॉपीज हमारे पास आ जाएंगी। इस प्रोसेस को ठीक से पढ़ना है, तीनों स्टेप्स के नाम याद करने हैं। यहाँ पे जो एंजाइम है ये क्यों यूज कर रहे हैं, कहाँ से आया है, इसको यूज करने का कारण ये है कि ये जो एंजाइम है ये थर्मोस्टेबल है, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। दूसरी बात, ये थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरियम से प्राप्त किया गया है, जो कि आर्की बैक्टीरिया की श्रेणी में आता है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे बढ़ते हैं हम। पीसीआर के बाद हाउ टू ऑब्टेन फॉरेन जीन प्रोडक्ट। देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम ये कर रहे हैं कि जो भी डिजायर्ड जीन है वो वेक्टर के साथ डाल रहे हैं, वेक्टर होस्ट में जा रहा है, और होस्ट में जाने के बाद वो जीन एक्सप्रेस करेगा जिसके लिए वो कोड करता है। अब वो किसी कोड, जिस चीज के लिए कोड करता है वो प्रोडक्ट हमें क्या करना है, प्राप्त करना है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो उस प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बायोरिएक्टर। तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये एक बायोरिएक्टर को रिप्रेजेंट करता है। बायोरिएक्टर एक्चुअल में क्या होती है, एक वेसल होती है जिसकी कैपेसिटी 100 से 1000 लीटर हो सकती है। कितनी हो सकती है, 100 से 1000 लीटर। और इस वेसल के अंदर हम क्या डालते हैं, रॉ मटेरियल डालते हैं। क्या डालते हैं, रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, स्पेसिफिक सेल्स का यूज करके।
तो ये क्या कहलाता है, बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर इज ए वेसल इन विच raw material is biological converted into a specific product using specific cells। ये डेफिनेशन एनसीईआरटी बुक के अंदर भी दी हुई है। इस बायोरिएक्टर के अंदर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट है इसके अंदर। इसमें हर चीज क्या होती है, कंट्रोल की जा सकती है, एडजस्ट की जा सकती है। तो एक बायोरिएक्टर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, वो कंपोनेंट है हमारे पास एजिटेटर सिस्टम। एजिटेटर सिस्टम क्या होता है, जो पूरे मीडियम को क्या करता है, मिक्सिंग में हेल्प करता है, रोटेट करता रहता है। जहाँ पे रिएक्शन चल रही है, जहाँ पे मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है, उसकी क्या होती है, मैकेनिकल एजिटेशन, उसकी प्रॉपर मिक्सिंग होती रहे। दूसरा हमारे पास क्या है कि वहाँ पे अगर माइक्रोब्स जो हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन की डिलीवरी होनी चाहिए, वो भी स्टेराइल एयर की। अगर रिएक्शन के दौरान फॉर्म बन रहे हैं, फॉर्म का मतलब झाग टाइप के बनते हैं, तो वो ब्रेक हो जाने चाहिए। टेम्परेचर का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। जो माइक्रोब्स, जो कल्चर मीडियम है, वो भी टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है। सैम्पलिंग पोर्ट होता है। सैम्पलिंग पोर्ट का मतलब होता है जहाँ से हमें रॉ मटेरियल डालना है और रॉ मटेरियल जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसको वहाँ से निकालना है, वो सैम्पलिंग पोर्ट कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये सारे सिस्टम्स एक बायोरिएक्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अगर इनमें से कोई कंपोनेंट कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट ठीक से नहीं बनेगा। हमारे पास दो टाइप के क्या हैं भाई, बायोरिएक्टर। कितने टाइप के बायोरिएक्टर हैं, दो। एक है जिसको हम कहते हैं सिंपल स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर। कौन सा, सिंपल स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर। इसका डायग्राम आपको कैसे बनाना है, ये इस तरह की एक वेसल बना ले जिसका बेस कर्व दिखा दे। कर्व, कर्व इसलिए होता है ताकि इसमें जो कल्चर मीडियम है, जो कंटेंट है, उसकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाए। उसके बाद ये आप एक शाफ्ट दिखा दें। ये ऊपर इस पे मोटर लगी हुई है। क्या लगी हुई है, मोटर। ये मोटर की स्पीड कंट्रोल का सिस्टम है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो मोटर घूम रही है, ये जो शाफ्ट घूम रहा है, ये किस स्पीड से घूम रहा है। इस शाफ्ट के ऊपर लगे होते हैं बच्चों प्रोपेलर्स, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स बोलते हैं जिनको। क्या बोलते हैं, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर। इनके अंदर जो ब्लेड्स है वो फ्लैट है और ये घूमते हैं। देखो, ये मोटर घूमेगी तो ये शाफ्ट घूमेगा और ये इम्पेलर्स भी घूमेंगे। घूमने का इनका मकसद क्या है कि इसके अंदर जो कल्चर फ्रोथ है, इसके अंदर जो कल्चर फ्रोथ है उसका क्या होता रहे, मिक्सिंग होती रहे। जब भी ये इसमें रिएक्शन चलेगी तो यहाँ संभावना है कि इस जगह पर फॉर्म्स बन जाए, झाग बन जाए। तो उन फॉर्म्स को हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं इस फॉर्म ब्रेकर की मदद से। उसके बाद नीचे से हम क्या पास कर रहे हैं, स्टेराइल एयर। ये वो पाइप है जिसके थ्रू क्या जा रही है, इस बायोरिएक्टर के अंदर एयर पास हो रही है भाई। और ये वाला सिस्टम है, जैसा मैंने पीछे बताया, ये वो कंपोनेंट है जो इसके अंदर पीएच क्या रहनी चाहिए उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। यहां से हम क्या पास करते हैं, स्टीम पास करते हैं। स्टीम इसलिए पास करते हैं ताकि इसके अंदर स्लाइज मीडियम रहे, यहाँ पे कंटामिनेशन ना हो। क्या ना हो, कंटामिनेशन नहीं हो यहाँ पे। और उसके बाद वो है हमारे पास जिसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग पोर्ट। ये वाला जो है इसको हम सैम्पलिंग पोर्ट कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग पोर्ट। यहाँ से हम कंटेंट को डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये एक सिंपल स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर है जिसका बेस क्या होता है भाई, जिसका बेस क्या होता है, कर्ड होता है। और जिसमें ये कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है, इसको जो फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर है, ये इसका एजिटेटर सिस्टम है। ये इस कल्चर फ्रोथ को क्या करता है, घुमाता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, यहां से क्या पास की जाती है, एयर। यहां से क्या पास की जाती है, स्टीम।
यहाँ पीएच कंट्रोल भी मिलेगा, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी। इस डायग्राम को एक बार अच्छे से बना के देख लें, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन इस पे आ सकता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का बायोरिएक्टर, उसको हम कहते हैं स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्ज्ड सीड टैंक बायोरिएक्टर क्या कहलाता है भाई? स्पार्ज्ड सीड टैंक बायोरिएक्टर। यहाँ पे जो स्पार्ज्ड शब्द है इसका मतलब होता है छिड़काव, बबल्स के, हवा जो है, एयर है, दैट इज स्पार्ज्ड इसके अंदर। तो जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे, स्टेराइल एयर इन द फॉर्म ऑफ बबल इज सप्लाइड एयर। बबल हवा जो होती है, एयर जो होती है, वो बबल्स के रूप में क्या होती है, यहाँ पे सप्लाई होती है, जिससे ऑक्सीजन का ट्रांसफर एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एनसीईआरटी बुक में इसका जो डायग्राम दे रखा है, इसका जो बेस होता है वो कर्व्ड नहीं होता, फ्लैट होता है। ठीक है भाई, इसमें ये आपका कल्चर फ्लोथ है, नीचे से ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से क्या आ रही है, एयर आ रही है। क्या आ रही है, यहाँ से एयर पास हो रही है, और वो एयर किसके रूप में आ रही है, बबल्स के रूप में। जो एयर है वो किसके रूप में आ रही है, बबल्स के रूप में हम पास कर रहे हैं। ये इसमें क्या होता है, एजिटेटर सिस्टम होता है, ये घूमता है, ये एयर बबल्स है। तो ये जब एयर बबल्स इस मीडियम में से ऊपर पहुंचेंगे तो इस सरफेस पर पहुंचकर ये एयर बबल्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्रेक। ये इसका रोटेशन का सिस्टम है। तो यहाँ पे जो मेन बात है, वो मेन बात ये है कि यहाँ पे जो एयर है दैट इज पास इन द फॉर्म्स ऑफ बबल्स। और एयर बबल्स के रूप में पास करने से क्या होता है, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। यहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर होता है, वो बहुत एफिशिएंट तरीके से होता है, क्योंकि जो बबल्स होते हैं वो बबल्स ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया को बढ़ा देते हैं। तो इस बायोरिएक्टर में और उस बायोरिएक्टर में ये फर्क है कि उसमें जो एयर होती है दैट इज नॉट पास्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल, यहाँ पे जो एयर होती है दैट इज पास्ड सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ठीक है, ये इनके अंदर क्या है, मेन डिफरेंस है। और फाइनली इस चैप्टर के अंदर हम लास्ट प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं भाई, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहेंगे। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस? कि बायोरिएक्टर में जो भी रॉ बायोलॉजिकल मटेरियल था उसको किसी प्रोडक्ट में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो वहां से उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, निकालेंगे, सेपरेट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, अनावश्यक चीजों से हटा देंगे, मीन्स उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। बायोरिएक्टर से प्रोडक्ट को निकालेंगे, ठीक है, उसको प्योरीफाई करेंगे। उसके बाद अगर संभावना है कि उसको कुछ समय के लिए स्टोर रखना है तो हम उसमें सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स डाल सकते हैं ताकि वो प्रोडक्ट क्या ना हो, खराब ना हो। फिर उस प्रोडक्ट की क्या होती है, अगर वो कोई वैक्सीन है, अगर वो कोई एंटीबायोटिक है या कोई दूसरा प्रोडक्ट है, तो उसकी क्या होगी, क्लिनिकल ट्रायल्स होंगी और क्या होगी, टेस्टिंग। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बायोरिएक्टर से निकालने के बाद वो मार्केट में लॉन्च होने तक का जो प्रोसेस है वो सारा क्या है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है, और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस जो है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या करता है, वेरी करता है। क्या करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। ठीक है भाई, तो बच्चों इस चैप्टर से जो सबसे सारा चैप्टर याद नहीं कर पाए तो इसमें से पीसीआर, पीबीआर, बायोरिएक्टर और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये टॉपिक कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।